आगे चलते बेटा हम एक ना नई आपकी सेकंड मेन हेडिंग चैप्टर की शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या रहने वाला है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो बेसिकली इस हेडिंग को करवाने से पहले ना मैं पिछली स्लाइड का थोड़ा सा आपको सिनेरियो बता देता हूँ। हमने पीछे पढ़ा है फ्रांस में रेवोल्यूशन आई, फ्रांस में डेमोक्रेसी आई और जैसे ही डेमोक्रेसी आई नेपोलियन ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। पर अब फ्रांस ने क्या किया, पूरे के पूरे यूरोप को इंस्पायर किया कि आप भी अपने देश में नेशनलिज्म देशभक्ति की भावना लेके आओ, आप भी अपने राजे महाराजाओं का राज खत्म करो। तो हम इस हेडिंग में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, जो यूरोप है उसमें देशभक्ति की या राष्ट्रवाद की भावना कैसे पैदा हुई, अगर पैदा हुई तो उसका कारण क्या था भाई, क्यों पैदा हुई, वो सारी की सारी चीजें को डिस्कस करेंगे बड़ी अच्छी तरीके से। तो इस हेडिंग की शुरुआत होती है आपके टेक्स्ट बुक्स के ये वाली लाइन से कि जो 18 सेंचुरी थी ना, जो मिड 18 सेंचुरी के आसपास यूरोप में ना नेशन स्टेट्स नहीं थी। और सबसे बड़ा सवाल ये नेशन स्टेट्स होती क्या है, ये कंसेप्ट करवाने से पहले ना मैं आपको ना दो यूरोप के मैप दिखाता हूँ। एक होएगा 18 सेंचुरी के आसपास वाला और एक मैप होएगा आज के समय वाला। ये मैप हम क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है नो नेशन स्टेट्स। तो आपको दो मैप से अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि हाँ भी नेशन स्टेट्स का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये वाला मैप है जो नो नेशन स्टेट है, मतलब नो नेशन स्टेट नहीं है वहां पर। नो नेशन स्टेट्स का मतलब क्या होता है, जब राजे महाराजाओं का राज होता है उसको बोला जाता है नो नेशन स्टेट। इसको और भी डीपली डिस्कस करेंगे, पहले आप ये मैप देखो। अब बेसिकली यहाँ पर जैसे आप मैप देख रहे हो ना, अब मैंने दो तीन नाम लूंगा, सारे हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं हमारे पास। तो बेसिकली जो हम्सबर्ग एम्पायर है, जो यहाँ पर लिखा है ना मोनार्की, मोनार्की मतलब राजे महाराजाओं के अंडर था। देखो ये सारा सारा एम्पायर है, अलग अलग राजे महाराजे यहाँ पर राज करके गए। उसके बाद बात करते हैं ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर है जो ये एम्पायर है ना जो राजे महाराजाओं के राज के अंडर ही था। अब यूरोप देख लो ये वाला कितनी खिचड़ी बनी है। तो मैंने वर्ड क्या बोला है, खिचड़ी। इस हेडिंग को याद रखने के लिए आपने बस खिचड़ी याद रखनी है। तो यूरोप में 18 सेंचुरी के आसपास क्या था, ये देखो सारी खिचड़ी बनी हुई है, अलग अलग राजे राज कर रहे थे अलग अलग पार्ट्स में। अब नो नेशन स्टेट्स में क्या होता है, किसी भी राज्य की कोई सीमा नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी एम्पायर को पकड़ लेते, जैसे ऑटोमन एम्पायर है ये वाला। अब मान लो कल को राजे के दिमाग में आया मैंने आसपास के एरिया को भी कब्जा करना है, तो वो क्या करेगा, अपनी सेना लेके आसपास के एरियाज के ऊपर कब्जा करना शुरू कर देगा। अगर तो ऑटोमन एम्पायर सक्सेसफुल हुआ तो वो क्या आएगा, उसका राज्य बढ़ जाएगा, मतलब उसकी सीमा कल को कुछ और थी आज कुछ और हो जाएगी। क्यों, क्योंकि राजे के मन में आया हाँ भी लड़ाई करनी है। अगर इसका उल्टा, अगर राजा हार जाता है तो उसको अपना साम्राज्य, उसको अपनी स्टेट्स देनी पड़ेगी। तो इसको ही बोलते हैं नो नेशन स्टेट्स, मतलब एकता नहीं है, खिचड़ी बनी हुई है। इस खिचड़ी को ही सही करना है, इस हेडिंग में यही हम डिस्कस करेंगे। हाँ भी इस खिचड़ी को हमने आज के प्रेजेंट टाइम में कैसे सही किया। अब मैं आपको दूसरा मैप दिखाता हूँ आज के समय में यूरोप वाला, आप डिफरेंस देखना। अब बेसिकली पहले क्या था, खिचड़ी थी, अब ये देखो कितना साफ साफ मैप है। इसमें बहुत सारी कंट्रीज, एक फुल फ्लेज कंट्री है जैसे फ्रांस एक फुल फ्लेज अपने आप में कंट्री है। अगला जैसे उठा लो पोलैंड, पोलैंड भी फुल फ्लेज कंट्री है एक। उसके बाद बात करते हैं इटली, इटली भी डेमोक्रेसी से चलती है, संविधान है उनका भाई। लास्ट में है यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। तो जो पहले वाला मैप था उसमें खिचड़ी थी, उसमें राजे महाराजे राज करते थे। और ये वाला आज वाला मैप है इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ नेशन स्टेट। यहाँ पर नेशन स्टेट्स है, फ्रांस पोलैंड इटली यूके की बाउंड्रीज भी फिक्स कर दी। हाँ भी आप अब किसी के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, आप अपना देश अपने तरीके से शांतिमय तरीके से चला सकते हो। तो आई होप ये आपको खिचड़ी वाला और नॉन खिचड़ी वाला मैप अच्छी तरह समझ आ गया। तो इसलिए यूरोप में राष्ट्रवाद नेशनलिज्म लेके आने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। वहां पर राजे महाराजाओं का राज था और किसी ने किसी के ऊपर कब्जा किया हुआ था और लोग बड़े ज्यादा परेशान थे। आगे वाली हेडिंग कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे, इसमें ना आपको कुछ अजीब से नाम याद रखने पड़ेंगे अगर आएंगे तो। कौन सी स्टेट किसके अंडर था, जितना मैं कराऊंगा बस उतना ही आपको आएगा। इसका क्वेश्चन क्या आता होता है एग्जाम में अक्सर कि यूरोप में नेशनलिज्म लेके आने की क्या जरूरत थी, व्हाट इज द नीड ऑफ नेशनलिज्म इन द यूरोप। तो आपने इसको पॉइंट्स में बढ़िया तरीके से इलेबोरेट करना। वैसे भी आपको नोट्स में बढ़िया कंटेंट मिलेगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। तो इसका सबसे पहला हम पॉइंट डिस्कस करते हैं जो है यूरोप में ना जर्मनी इटली स्विट्जरलैंड डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। बहुत सारी किंगडम्स में भाई डिवाइड थे। जर्मनी खुद अपने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड था, स्विट्जरलैंड खुद अपने पार्ट्स में बहुत ज्यादा डिवाइड था, इटली खुद अपने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड था। सभी पर अलग अलग राजे महाराजे राज कर रहे थे जो लोगों को अपने अपने लेवल के ऊपर परेशान करते थे। तो इस चीज को खत्म करने के लिए, डिक्टेटरशिप को खत्म करने के लिए वो डेमोक्रेसी लेके आना चाहते थे यूरोप में, इसलिए नेशनलिज्म यूरोप में आना जरूरी था। अगला पॉइंट है इसका जो हम्सबर्ग एम्पायर है ना, ये एम्पायर का नाम एज इट इज याद रखना पड़ेगा, कुछ अजीब से नाम आएंगे। इसको मैंने कैसे याद किया था, हंस हंस के बर्गर खाना। हम्सबर्ग एम्पायर, हंस और बर्ग, एक हंसने और बर्गर की आवाज आ रही है ना, साउंड आ रही है। तो हम्सबर्ग एम्पायर किसके ऊपर कब्जा किया
वो था ऑस्ट्रिया और हंगरी के ऊपर। आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि ऑस्ट्रिया और हंगरी किसके अंडर था, तो आपने हम्स एम्पायर का नाम लिखना है। इसलिए मैंने इस हेडिंग की शॉर्ट फॉर्म क्या रखी है, खिचड़ी। खिचड़ी थी कि खिचड़ी है, खिचड़ी को साफ करके यूरोप को क्या बनाना था, नीट एंड क्लीन बनाना था, जो आज के समय में आप देख रहे हो। उसके बाद अगला पॉइंट है ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वाज अंडर द मोनार्की। जो ईस्टर्न यूरोप था, यूरोप का ईस्ट पार्ट और यूरोप का सेंट्रल पार्ट बहुत सारा जो कवर करता है, वो मोनार्की के अंडर था, राजे महाराजाओं के जंजाल में था। और राजे महाराजे आपको पता है कि लड़ाई झगड़े ज्यादा करते थे और लोगों को परेशान ज्यादा करते थे। तो बेसिकली लोग इनसे तंग आके क्या करना चाहते थे, अपने देश में डेमोक्रेसी लेके आना चाहते थे। इसीलिए इस हेडिंग का नाम क्या है, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में देशभक्ति की या राष्ट्रवाद की भावना कैसे पैदा हुई। अगला पॉइंट है इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट। जो इटली था वो उस समय 7 पार्ट्स में डिवाइड था। भाई इटली के ऊपर 7 के 7 राजे राज कर रहे थे। ऐसा सोचो कि आज के समय में ऐसा हो कि 7 राजे एक ही देश के अंदर अलग अलग राज कर रहे हैं, वो अपनी अपनी मर्जी चलाएंगे, तो देश का भला हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो बेसिकली आज जैसे आप इटली को देख रहे हो, इटली क्या है, पूरी की पूरी इटली की सरकार के अंडर है, डेमोक्रेसी चलती है। पहले क्या था, 7 पार्ट्स में डिवाइड था, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात थी। और यहाँ पर एक बात आपने नोट रखनी है, इटली के 7 पार्ट्स में डिवाइड था ना, सिर्फ एक ही पार्ट था जो सरदानिया पिगमेंट था, जो इटली के अंडर था। बाकी 6 के 6 पार्ट्स अलग अलग राजाओं के अंडर थे। तो यहाँ पर आई होप 2 नाम आपको अच्छी तरह समझ आ गए, एक हब्सबर्ग एम्पायर वाला और एक सरदानिया पिगमेंट, जो सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है। आपको ना एक एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आ सकता है, इटली का कौन सा ऐसा पार्ट था जो इटली की गवर्नमेंट के पास था, ओनली एक पार्ट था जिसका नाम क्या था, सरदानिया पिगमेंट। आपने एज इट इज याद रखना है। लास्ट इसका पॉइंट है इस हेडिंग का कि यूरोप में नेशनलिज्म की भावना क्यों पैदा हुई, क्योंकि ये पूरी की पूरी यूरोप की पॉपुलेशन थी वो रीजनल डायलेक्ट्स बोलती थी। रीजनल डायलेक्ट्स का मतलब क्या होता है, अपने अपने एरिया की भाषा बोलना और अपनी ही भाषा को बेस्ट बोलना। इसकी एग्जांपल घर से ले लो, आपके घर में कितने भी मेंबर है, सभी अलग अलग लैंग्वेज बोल ले, ठीक है, किसी का किसी को समझ ना आए, वो बोले हाँ भाई मेरी ही लैंग्वेज बढ़िया है, ऐसा क्या होएगा, लड़ाई झगड़े घर में बढ़ेंगे। तो यहाँ पर तो देशों की बात हो रही है। तो यूरोप में अलग अलग खिचड़ी बनी हुई थी, लोग लैंग्वेज भी बोलते थे और बहुत सारे प्लेसेस थी, बहुत सारे प्लेसेस के अंदर थी, और यहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और एक ही पार्ट था जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड था। तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता होता है कि यूरोप में नेशनलिज्म की भावना क्यों लेके आनी चाहते थे, क्योंकि वहां पर नेशन स्टेट्स नहीं थी। इसका कारण ये था वहां पर नेशनलिज्म की भावना आई। लोग क्या चाहते थे, नेशन स्टेट्स होना चाहते थे। आई होप ये नेशन स्टेट और नो नेशन स्टेट्स का आपको 2 मैप के साथ अच्छी तरह समझ आ गया और ये पूरी की पूरी हेडिंग भी आपको बढ़िया तरीके से समझ आ गई। आगे ना मैं आपको बता दूं, इस हेडिंग के ना 4 सब पार्ट हैं, जैसे 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4 ये वाले, जिसमें हम ये मेन हेडिंग की सबसे पहली हेडिंग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कौन सी होगी 2.1, जिसका नाम क्या है, अरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। तो ये वाली जो अगली हेडिंग है इसका नाम है अरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। बेसिकली यहाँ पर ना हम डिस्कस करने जा रहे हैं पूरे के पूरे यूरोप की सोसाइटी के बारे में। जैसे आजकल हमारी सोसाइटी में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, कोई रिच होता है, कोई पुअर होता है, कोई मिडिल क्लास होता है। वैसे ही उस समय में सोसाइटी कैसी थी, वहां पर कौन से लोग रहते थे, ये सारा का सारा हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसी स्लाइड में। बेसिकली थोड़ा सा सिनेरियो दे देता हूं मैं यहाँ पर आपको। यहाँ पर अरिस्टोक्रेसी क्लास है ना, यूरोप की ऐसी क्लास थी जो टॉप क्लास यहाँ पर लोग रहते थे। यहाँ पर जैसे राजा राजे के रिलेटिव्स हो गया, जो हाई हाई पोजीशन पे थे सोसाइटी में, ये पूरा का पूरा एंजॉय करते थे। ये कैसे क्या करते थे वो आगे सारा बताऊंगा। और दूसरी तरफ जो न्यू मिडिल क्लास थी, ये सोसाइटी में नई आई थी, ये सोसाइटी में नई एमर्ज हुई थी। इस स्लाइड को करने के बाद आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा, हाँ भी अरिस्टोक्रेसी क्या क्या करती थी और जो न्यू मिडिल क्लास थी उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे और सोसाइटी में उसका क्या रोल था। तो हम शुरू करते हैं इस स्लाइड का ऑपरेशन। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं अरिस्टोक्रेसी क्लास के बारे में डिस्कस। तो ये वाले लोग थे ना, डोमिनेंट क्लास की लोग माने जाते थे। डोमिनेंट क्लास का मतलब क्या होता है, जो पूरी की पूरी ऐशो आराम से रहते हैं, रूल करते हैं, तो ये प्रिविलेजेस का एंजॉय करते थे। मतलब ये वाली जो क्लास थी पूरी की पूरी इंजॉयबल थी, सोसाइटी में एंजॉय करती थी और कोई भी टैक्स नहीं देती थी, ऐसे बिंदास रहती थी। अगली बात, इनके इनके ना कॉमन कल्चर थे। इनका कल्चर क्या था, कॉमन था। इनका जो रीति रिवाज था, कल्चर था, वो सारा कॉमन था। अरिस्टोक्रेसी क्लास चाहे किसी भी देश की हो, यूरोप में किसी भी देश की, फ्रांस की हो चाहे रशिया की हो, वो सारे की सारी डोमिनेंट क्लास थी और उनका कल्चर भी सेम था। मतलब सारे अमीर जाति से संबंध रखते थे, ऐसे समझ लो। अगली बात, उनके पास अपनी ओन क्या थी, एक स्टेट्स थी। स्टेट्स का मतलब क्या होता है, उनके पास बड़ा ज्यादा खुली जमीन थी, उनके पास बड़ी ज्यादा प्रॉपर्टी थी और वो कंट्री साइड्स में टाउन हाउसेज में रहते थे, जैसे अमीर लोग रहते हैं आजकल।
यहाँ पर हमने क्या सीखा, उनकी अपनी स्टेट्स थी, उनके पास बड़ी ज्यादा जमीन थी और वो कंट्री साइड रहते थे और टाउन हाउसेज में रहते थे। आगे लैंग्वेज की अगर बात करें, दे स्पोकन फ्रेंच लैंग्वेज, ये फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते थे। कोई भी एरिस्टोक्रेसी क्लास का, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम का है चाहे वो रशिया का है, वो लोग क्या बोलते थे, फ्रेंच लैंग्वेज में आपस में बात करते थे। उनका सिंबल क्या था, हाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज बोलना, वो थोड़ा सा स्टाइल मार के बोलते थे। अगली बात क्या है, टाई बाय द मैरिजेस ऑफ ईच अदर। ये जो मैरिज करवाते थे ना अरिस्टोक्रेसी क्लास, सिर्फ अरिस्टोक्रेसी क्लास के ही साथ मैरिज करवाती थी। जैसे फॉर एग्जांपल यूरोप का अरिस्टोक्रेसी बॉय है, उसकी शादी किसके साथ होगी, अरिस्टोक्रेसी क्लास की लड़की से ही होगी, किसी भी देश की। तो ये सोसाइटी में एक दूसरे के साथ मैरिज अपने बच्चों की अमीर अमीर के साथ ही करवाता था, ऐसे याद रख लो। और लास्ट में बात करें, इनकी प्रपोर्शन क्या थी समाज में, स्मॉल थी, इनकी संख्या स्मॉल थी। इसको याद रखने का तरीका, अब हमारी सोसाइटी में अमीर लोग ज्यादा होंगे या गरीब लोग आएंगे, गरीब लोग ही ज्यादा होंगे, अमीर लोग क्या होंगे, वो कम होंगे। तो इनकी संख्या क्या थी सोसाइटी में, अरिस्टोक्रेसी की क्या थी, स्मॉल प्रोपोर्शन में रहते थे। आई होप ये सारा का सारा क्राइटेरिया आपको अरिस्टोक्रेसी का अच्छी तरह समझ आ गया। अगर क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में, एक्सप्लेन अबाउट द अरिस्टोक्रेसी क्लास इन द यूरोप, तो सारे के सारे पॉइंट्स आपको बढ़िया तरीके से लिखने हैं। आगे बात करते हैं न्यू मिडिल क्लास, जो समाज में नई मिडिल क्लास बनी थी, उसका एमर्ज कैसे हुआ और उसमें कौन कौन सी लोग शामिल थे, ये डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली सबसे पहले बात कर लेते हैं एमरजेंस कैसे हुई, ये लोग कैसे, उत्थान कैसे हुआ इन लोगों का। तो बात है वेस्ट एंड सेंट्रल यूरोप की बात है। जब ना यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, मतलब यहाँ पर कारखाने वगैरह लगने शुरू हो गए और वो जरा ट्रेड बढ़ी। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार करना, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना। तो एक सोसाइटी में नई क्लास बनी जिसको क्या बोला जाता है, न्यू मिडिल क्लास या वर्किंग क्लास या कमर्शियल क्लास। ये तीनों के बारे में अगर आ जाए तो सेम ही लिखना है। तो सोसाइटी में क्या हुआ, वेस्ट और सेंट्रल यूरोप के पार्ट्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जिसके चक्कर में ट्रेड भी बढ़ गया, व्यापार भी बढ़ गया और सोसाइटी में एक नए समाज की स्थापना हुई जिसको क्या बोला जाता है, या तो मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास, या क्या बोला जाता है वर्किंग क्लास, ये वर्क करती थी, या कमर्शियल क्लास जिनके पास पैसे आने शुरू हो गए थे। अब सोसाइटी में अरिस्टोक्रेसी के साथ साथ ये कमर्शियल क्लास, वर्किंग क्लास या न्यू मिडिल क्लास भी अब शामिल हो गई थी। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे। तो आपने कुछ कैटेगरी याद रखनी है, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल, ये सारे के सारे लोग इसमें शामिल थे। इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब बड़े बड़े कारखानों के मालिक इसमें शामिल थे। बिजनेसमैन जो बिजनेस करते थे एक जगह से दूसरी जगह, वो भी शामिल थे। और प्रोफेशनल जो अपने काम में पूरे के पूरे प्रोफेशनल होते हैं। अब बेसिकली एक बात यहाँ पर नोट रखनी है, ये वाली जो क्लास थी ना, ये एजुकेटेड क्लास थी। मतलब ऐसे बिजनेस ऐसे तो नहीं होता ना, अगर दिमाग में कुछ होएगा, एजुकेशन होएगी हमारे पास, तभी हम ये तीनों बन सकते हैं, प्रोफेशनल बन सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं और बिजनेस बन सकते हैं। तो अरिस्टोक्रेसी क्या थी, उनको तो ऐशो आराम, जैसे राजे महाराजाओं के बच्चे हो गए, रिश्तेदार हो गए, उनको तो पक्की पकाई खीर मिली थी, वो तो अपने पेरेंट्स के पैसे पे एंजॉय कर रहे थे। और ये जो क्लास थी ये क्या थी, इन्होंने अपनी मेहनत से पैसे कमाए और ये समाज में नए उत्थान हुआ, नया इमरजेंस हुआ उनका। और ये लोग बिलीव किस में रखते थे, बिलीव इन नेशनल यूनिटी, ये यूनिटी में विश्वास रखते थे क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा थी भाई, और समाज में कम संख्या किसकी थी, अरिस्टोक्रेसी की, और उनको ही सारी सुख सुविधाएं मिलती थी। तो इसी चीज से इनको परेशानी थी, एक तो ये एजुकेटेड थे और एक इनको पूरी की पूरी समझ थी। तो ये लोग ना विरोध करने लग गए अरिस्टोक्रेसी क्लास का। इसीलिए इस मेन हेडिंग का नाम क्या है, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोपियन नेशनलिज्म क्या है, उसका ये भी कारण था, न्यू मिडिल क्लास का नया इमरजेंस हुआ और उन्होंने अपने बच्चों को भी पढ़ाया, एजुकेशन दी, और एजुकेशन की हेल्प से क्या हुआ, उनको उनके राइट्स पता चले और वो खिलाफ होने लगे किसके, अरिस्टोक्रेसी क्लास के। वो लोग ये बोलने लगे हमें सुख सुविधाएं सिर्फ अरिस्टोक्रेसी को नहीं मिलनी चाहिए, जो हकदार है उसको ही मिलनी चाहिए। और लास्ट में इनका एम क्या था, अबॉलिशन ऑफ अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस। अबॉलिश का मतलब होता है खत्म होना, अरिस्टोक्रेसी मैंने बता ही दिया, प्रिविलेजेस का मतलब होता है सुख सुविधाएं। ये जो जन्म के आधार पे सुख सुविधाएं अरिस्टोक्रेसी क्लास को ही मिलती थी, सिर्फ वो उसके खिलाफ थे। वो बोलते थे कि सभी को समाज में बराबरी का हक है और क्या होना चाहिए, सभी चीजें बराबरी से मिलनी चाहिए, जो हकदार है उसको भी मिलनी चाहिए। आई होप ये अरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया। एग्जाम में या तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा या अलग अलग क्वेश्चन आएगा। वैसे भी नोट्स में मैंने सारा कुछ डाल दिया, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आई होप ये पूरी की पूरी स्लाइड आपको अच्छी तरह समझ आ गई। तो इसके बाद ना हम मेन हेडिंग की अगली वाली हेडिंग 2.2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या रहने वाला है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर। अब बेसिकली जैसे हमने पिछली स्लाइड में क्या डिस्कस कर लिया, सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी के बारे में, अरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास। और जो न्यू मिडिल क्लास थी वो फ्रीडम चाहती थी,
ठीक है। तो बेसिकली इस वाली हेडिंग में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, लिबरल्स के बारे में। लिबरल्स कौन होते हैं, लिबरल्स का मीनिंग क्या होता है, और उनके लिए जो नेशनलिज्म है, देशभक्ति है, कहाँ तक स्टैंड करती है, उनके लिए देशभक्ति क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2-3 बंदों से पूछोगे, पहले से पूछोगे हाँ भी तेरे लिए देशभक्ति क्या है, तो वो बोलेगा हाँ भी करप्शन अच्छी तरह खत्म होनी चाहिए, मेरे लिए तो वही देशभक्ति है। अगले पर्सन से पूछोगे हाँ भी तेरे लिए देशभक्ति या राष्ट्रवाद क्या है, तो वो बोलेगा हाँ भी अगर ना देश की सरकार सही ढंग से काम करनी शुरू कर देना तो मेरे लिए वो देशभक्ति है। तो हर एक पर्सन के लिए देशभक्ति की डेफिनेशन अलग अलग होती है। तो इस स्लाइड में हम यही डिस्कस करेंगे, जो लिबरल्स लोग थे उनके लिए देशभक्ति क्या थी, उनके लिए देशभक्ति का सिनेरियो क्या था, और लिबरल्स का मतलब क्या होता है आपको यहाँ पर अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो आओ इस हेडिंग का हम करते हैं ऑपरेशन। अब यहाँ पर हम ना सबसे पहले इसका मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। और लिबर है ना, इसमें रूट वर्ड क्या है, लिबर। लिबर एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, फ्री या फ्रीडम से ले लो। तो समाज में ऐसा ग्रुप जो फ्रीडम के ऊपर विश्वास रखता था, वो बोलता था हाँ भी अरिस्टोक्रेसी क्लास को सारी सुख सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, वो बोलता था हाँ भी डिक्टेटरशिप खत्म होनी चाहिए। तो वो सेक्शन कौन सा था, लिबरल सेक्शन था। इसमें बेसिकली जो हमने पीछे मिडिल क्लास वाले लोग पढ़े ना, ये सारे के सारे वही सेक्शन के लोग हैं। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है हाँ भी लिबरल्स में कौन कौन से लोग शामिल थे, तो न्यू मिडिल क्लास में जितने लोग शामिल थे जो क्या करते थे, डेमोक्रेसी के हक में थे, तो बेसिकली वही लिबरल्स लोग कहलाते थे। यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। हाँ भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपको, लिबर को एक्सप्लेन करो। तो लिबर लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है फ्रीडम। ऐसे लोग, ऐसा लोगों का ग्रुप जो समाज में फ्रीडम के ऊपर विश्वास रखते थे, समाज में सोसाइटी में सभी को फ्रीडम मिलनी चाहिए और ये सोचते थे। तो लिबरलिज्म क्या चाहते थे, फ्रीडम बेस्ड नेशनलिज्म। उनके नजरिए से नेशनलिज्म तभी आ सकती है जब लोगों को सोसाइटी में फ्रीडम मिलेगी। और हम उनकी डिमांड्स को डिस्कस करेंगे, एक तो उनकी पॉलिटिकल डिमांड और एक इकोनॉमिक्स डिमांड्स। तो जो लिबरल्स लोग थे वो नेशनलिज्म, देशभक्ति की भावना फ्रीडम से मानते थे। अगर फ्रीडम होएगी तभी देशभक्ति की भावना लोगों में होगी, तभी लोगों को फ्रीडम मिलेगी। तो उनकी 2 डिमांड थी, एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक। और जैसे जैसे मैं ये आपको टॉपिक करवाऊंगा ना, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। से हर बंदे की डिमांड अलग होती है। जैसे मेरी पॉकेट मनी की डिमांड क्या होगी, मेरी पॉकेट मनी बढ़ जाए। जैसे आपकी स्कूल की डिमांड क्या होगी, हाँ भी लेक्चर कम लगे, पढ़ाई कम हो, तो आपके लिए वो एक आजादी है। वैसे ही उनके लिए 2 स्फेयर थे, 2 क्राइटेरिया थे। पॉलिटिकल में डिस्कस करेंगे वो राजनीति में क्या क्या फ्रीडम चाहते थे वो, और इकोनॉमिक्स में क्या करेंगे हम डिस्कस, वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्या क्या फ्रीडम चाहते थे, वो सारे पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पॉलिटिकल स्फेयर में वो लोग, उनकी डिमांड क्या थी। पहली डिमांड है इक्वालिटी बिफोर लॉ। लिबरल्स लोग ये चाहते थे कि समाज में लॉ के आगे सभी इक्वल होने चाहिए, चाहे वो राजा है, चाहे वो अरिस्टोक्रेसी क्लास है, वो सभी क्या है, लॉ के आगे बराबर होने चाहिए। सभी रूल्स एंड रेगुलेशन से चलना चाहिए सोसाइटी, और ये उसकी पॉलिटिकल डिमांड में आता था। आगे पॉलिटिकल में क्या चाहते थे, गवर्नमेंट बाय कंसेंट। वो बोलते थे हाँ भाई कंसेंट से बननी चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए, लोग जिसको सबसे ज्यादा वोट देंगे वही उनके लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाने वाला बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी राजा ने उनके देश के ऊपर अटैक किया तो वो उनका राजा बन गया, तो वो तो क्या होगा, उनके ऊपर जुल्म भी कर सकता है। पर वो चाहते थे कि गवर्नमेंट बने, कंसेंट से बने, लोगों से पूछ के बने, जिसको लोग पसंद करे वही उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। अगली पॉलिटिकल डिमांड क्या थी लिबरल्स लोगों की, राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेके कोई भी पॉलिटिकल पावर नहीं थी जनता में। कैसे, राजा जिसकी भी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता था, जिसके ऊपर भी कब्जा करना चाहता था, राजा कर लेता था। तो लोग ये चाहते थे लिबरल्स वाले कि हाँ भी हमारी प्रॉपर्टी हमारी ही रहे, राइट ऑफ प्रॉपर्टी ही मांग रहे थे एक तरीके से, ऐसे याद रख लो। अगली बात पॉलिटिकल डिमांड में क्या है, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी प्रिविलेजेस। जो भी राजे महाराजे के रिश्तेदार और उनके बच्चों को प्रिविलेजेस, सुख सुविधाएं मिल रही थी, वो सिर्फ उनको ही मिलनी थी, समाज में दूसरे लोगों को नहीं मिल रही थी। वो ये चाहते थे समाज में सभी कुछ इक्वालिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए। आई होप ये पॉलिटिकल स्फेयर या पॉलिटिकल डिमांड वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, जो लिबरल्स लोग थे उनकी पॉलिटिकल डिमांड क्या क्या थी उसको एक्सप्लेन करो, तो आपने ये वाला क्राइटेरिया एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद उनकी इकोनॉमिक डिमांड क्या थी, मतलब पैसे को रिलेटेड उनकी क्या क्या डिमांड थी जिसकी वो डिमांड करते थे। तो पहली है फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। वो लोग क्या चाहते थे, राजे से पूछना ना पड़े, मतलब मैंने कोई बिजनेस शुरू करना है तो मेरे को राजे के पास ना जाना पड़े, हाँ भी राजा साहब मैं ये बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। तो मार्केट की फ्रीडम होनी चाहिए थी, जितने भी एक्स्ट्रा टैक्सेस वगैरह लगे हुए थे वो माफ होने चाहिए थे। इस पॉइंट का कहने का ये मतलब है। उसके बाद अगला इकोनॉमिक्स में क्या आ जाएगा, अबोलिशन ऑफ डिफरेंट करेंसी वेट एंड मेजरमेंट। अबोलिश का मतलब होता है खत्म होना। तो वो लोग ये चाहते थे कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो करेंसी थी, मतलब एक ही राज्य में रह रहे हैं उसमें जितने भी पार्ट्स हैं उनकी अलग अलग करेंसी थी। वो लोग चाहते थे हाँ भी
एक राज्य की एक ही करेंसी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें, 28 स्टेट्स है तो 28 स्टेट्स में 28 करेंसी चले तो इंडिया चल नहीं सकता। और डिफरेंट वेट और मेजरमेंट में भी चीटिंग की जाती थी, वो डिफरेंट डिफरेंट था। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 किलो का दूध लेने गए हो तो 1 किलो से कम मिले, और एक जगह पर 1 किलो से और भी कम मिले, तो वहां पर क्या थे, मेजरमेंट करने वाले जो इंची टेप ऐसे समझ लो तो अलग अलग थे। मतलब एक जगह पर वो चीज कम मिलती थी, एक जगह पर और भी कम मिलती थी। वो लोग कहते थे कि सभी चीज स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, एक ही तरीके से सभी लोगों को मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जगह पर रहता है। अगली बात, इकोनॉमिक्स डिमांड में क्या चाहते थे, रिमूवल ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन। इसका कहने का ये मतलब है जो स्टेट्स में रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, मनाही थी, अभी आप ये नहीं कर सकते, जो भी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी मार्केट्स को लेके या उनके बिजनेस को लेके, वो बोलते थे हाँ भी अब ये खत्म होनी चाहिए। जैसे आजकल हम कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो हम किसी से पूछते नहीं है, हम अपना बिजनेस अपने तरीके से शुरू कर सकते हैं, कोई भी उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक शिक्षण में क्या था, बेसिकली यहाँ पर एक आपने बात याद रखनी है, फॉर एग्जाम्पल एलए की। एलए क्या है, एक कस्टम बैरियर है। अब कस्टम बैरियर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ए से हमने बी पॉइंट तक जाना है और बीच में 4-5 कस्टम बैरियर है। मतलब यहाँ पर भी जाओगे तो एक टूल टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ पर भी जाओगे तो टूल टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ पर भी जाओगे तो टूल टैक्स देना पड़ेगा। तो उससे क्या होता था, चीजों का रेट बढ़ जाता था। वो लोग ये चाहते थे हाँ भी इतने नाजायज जो टूल टैक्स है, कस्टम बैरियर है, उसको खत्म किया जाए। कस्टम बैरियर को क्या बोला जाता था फ्रेंच लैंग्वेज में, एले। तब एले को खत्म करने के लिए लोगों ने ग्रुप बनाया। तो वो स्टोरी क्या है, तब कुछ लिबरल्स लोगों ने मिलके एक ग्रुप बनाया जिसका नाम क्या रखा गया, जोलवरी। जोलवरी क्या है, एक ग्रुप का नाम है जो एलए मतलब कस्टम बैरियर के खिलाफ था। आपको ना एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ भाई कस्टम बैरियर को खत्म करने के लिए ऐसा कौन सा लिबरल्स लोगों का ग्रुप बना था जिन्होंने उनका विरोध किया। तो वो कौन सा ग्रुप था, जोलवरी। वो किसके खिलाफ था, एलए मतलब कस्टम बैरियर के खिलाफ था। कब बना था, 1834 बनाया। कौन कौन से देशों ने था, पर्शिया एंड जर्मन के कुछ स्टेट्स ने मिलकर बनाया था। और एक उन्होंने एक और भी अच्छा काम किया था, जैसे मैंने ऊपर बताया ना, यहाँ पर करेंसी भी अलग अलग थी। तो उन्होंने क्या किया, इसका विरोध करके जो करेंसी 30 करेंसी चलती थी, मतलब एक ही जगह पर 30 करेंसी चल रही है, तो उन्होंने इसका विरोध करके क्या किया, 30 से 2 करेंसी कर दी। तो ये अच्छा काम जोलवरी ने किया। एक तो कस्टम बैरियर के खिलाफ थे और एक करेंसी कितनी कर दी, 30 से 2 कर दी। यहाँ पर ना आपके 4 क्वेश्चन कवर हो गए। कौन कौन से, एक तो लिबरल्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, वो आपका कवर हो गया। और दूसरा क्वेश्चन जो लिबरल्स लोगों की पॉलिटिकल डिमांड थी वो क्या थी, वो कवर हो गया। तीसरा क्वेश्चन इकोनॉमिक डिमांड क्या थी लिबरल्स लोगों की, वो कवर हो गया। और चौथा क्वेश्चन लास्ट वाला एलए और गुजोरवली के ऊपर बनता है, वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया ही हो। वैसे भी आपको ये सारा का सारा डाटा मेरे बढ़िया नोट्स में मिलेगा, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई होप ये सारी की सारी स्लाइड आपको अच्छी तरह समझ आ गई। तो आगे हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बेसिकली हम इसी हेडिंग का अगला सब पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं 2.3, जिसका नाम क्या रहने वाला है, द न्यू कंजर्वेटिव्स आफ्टर 1815। बेसिकली इसी हेडिंग में ना हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक स्टोरी, एक कहानी। कहानी किससे रिलेटेड है, आफ्टर 1815, 1815 के बाद वाली सिचुएशन क्या थी, और कंजर्वेटिव्स का मतलब क्या होता है। मतलब एक स्टोरी देखेंगे कि 1815 के बाद क्या हुआ, और बेसिकली दूसरी बात क्या करेंगे डिस्कस, 1815 से कंजर्वेटिव्स का क्या लेना देना है और कंजर्वेटिव होते क्या है, ये सारा डिस्कस करेंगे। तो आइए इसी हेडिंग का हम करते हैं ऑपरेशन। बहुत बड़ी बातें करने से पहले ना थोड़ा सा मैं मतलब बता देता हूँ। कंजर्वेटिव्स का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग, ऐसा लोगों का ग्रुप, ऐसी सोच बोल सकते हो जो मोनार्की के हक में हो, जो कहती हो हाँ भी राजे महाराजाओं का राज ही होना चाहिए, वो डेमोक्रेसी के बिल्कुल खिलाफ हो, उसको क्या बोला जाता है, कंजर्वेटिव्स। इसके उलट समाज में दूसरे लोग क्या थे, लिबरल्स लोग थे, लिबरलिज्म पे विश्वास रखते थे। और दोनों का ध्यान रखना है आपको ना, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थिंकिंग ऑफ कंजर्वेटिव्स एंड लिबरल्स लोग। तो कंजर्वेटिव्स क्या थे, मोनार्की के हक में थे, डेमोक्रेसी के खिलाफ थे, और दूसरी तरफ लिबरल्स लोग डेमोक्रेसी के हक में थे और मोनार्की के खिलाफ थे। आई होप ये मीनिंग आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब बात करते हैं मेन स्टोरी के ऊपर, जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन एग्जाम में बनते होते हैं। तो बात है 1815 की, जैसे आपकी हेडिंग में लिखा था। यहाँ पर ना कुछ कंजर्वेटिव्स आपस में हाथ मिला लिया। और कंजर्वेटिव्स कौन कौन से देश से बिलोंग करते थे, ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया, इन सभी ने मिलके क्या किया, नेपोलियन के खिलाफ युद्ध कर दिया। तो बेसिकली ये सभी पावर्स ने मिला के ना नेपोलियन को हरा दिया। और हराया कहाँ पर नेपोलियन को, वाटरलू में। वाटरलू एक बेल्जियम में जगह है, वहां पर नेपोलियन के साथ इन सभी कंजर्वेटिव्स की लड़ाई हुई, और जिन्होंने क्या किया, नेपोलियन को हरा के और जगह जगह पर यूरोप के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। यहाँ पर आपके मन में आया होगा, हाँ अभी सर नेपोलियन भी तो कंजर्वेटिव्स था, तो उससे दूसरे कंजर्वेटिव्स को क्या दिक्कत थी। ध्यान से समझना, नेपोलियन जो था वो था कंजर्वेटिव,
कंजर्वेटिव्स। अब नेपोलियन को हराया किसने? कंजर्वेटिव्स ने हराया, जिसमें ये सारे देश शामिल थे, जिसमें ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया जैसे देश सारे शामिल थे। वो सारे कंजर्वेटिव्स ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। कंजर्वेटिव का मतलब होता है बुराई, यहाँ पर भी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? बुराई। तो बेसिकली बुराई को बुराई ने हराया, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंगली कंजर्वेटिव जो न्यू कंजर्वेटिव्स थे वो अपने अकॉर्डिंगली समाज को चलाना चाहते थे। वो नेपोलियन से तंग आ गए थे। यहाँ तक कंसेप्ट समझ आ गया? अभी तक दो चीजें हमने की हैं, एक मीनिंग कर लिया कंजर्वेटिव्स का और एक स्टोरी कर ली कि नेपोलियन को किस कंजर्वेटिव्स ने, कौन कौन से कंजर्वेटिव्स ने हराया, कब हराया, कौन सी जगह में हराया। ये सारे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। आगे मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट जो है इसका वो है ट्रीटी ऑफ वीना, जो कब हुई थी? 1815 में। स्टोरी ये है कि जब नए कंजर्वेटिव्स के पास सारा का सारा यूरोप आ गया और फ्रांस भी आ गया, क्योंकि नेपोलियन फ्रांस का राजा था, फ्रांस के ऊपर भी कब्जा कर लिया। और बेसिकली यहाँ पर उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, ये सारे कंजर्वेटिव्स ने, मतलब नेपोलियन को हराने के बाद ये न्यू कंजर्वेटिव्स थे, ये वाले जो देश थे, वहां पर उन्होंने एक मीटिंग बनाई और इस मीटिंग का नाम क्या रख दिया? ट्रीटी ऑफ वीना। वीना एक जगह का नाम है और ट्रीटी का मतलब होता है एग्रीमेंट्स। क्या क्या एग्रीमेंट्स किए न्यू कंजर्वेटिव्स में, वो सारा मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। और इस मीटिंग का होस्ट कौन बना? इसको होस्ट किसने किया? तो एक बंदे का नाम याद रखना है, ड्यूक मैटरनिक। मैटरनिक एक ऑस्ट्रेलियन काउंसलर था, ऐसे ही याद रखना है बंदे का नाम। तो उसने इस मीटिंग्स को क्या किया? लीड किया। ये ऐसे समझ लो कंजर्वेटिव्स का बॉस था। अब इस मीटिंग्स में उन्होंने क्या क्या डिस्कशन की, किस किस के ऊपर काम किया, तो बेसिकली यहाँ पर पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है इसका, बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए फ्रांस की एक्सपेंशन को रोकने के लिए। फ्रांस की ही एक्सपेंशन को क्यों रोका गया? क्योंकि बेसिकली नेपोलियन ने ना आते ही फ्रांस के ऊपर कब्जा कर लिया, ये आपको पता है। यहाँ पर क्या किया नेपोलियन ने? फ्रांस की जितनी भी सीमा थी उससे ज्यादा फ्रांस को एक्सपेंड कर दिया, मतलब बढ़ा लिया। यहाँ पर ना आपको मैप और एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। बेसिकली करने क्या वाले हैं, फ्रांस के ऊपर कब्जा किया हुआ है नेपोलियन ने, और फ्रांस के साथ साथ नेपोलियन ने आसपास की जगह के ऊपर भी कब्जा किया हुआ था। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी कब्जा किया हुआ है, यहाँ पर भी कब्जा किया हुआ है, यहाँ पर भी कब्जा किया हुआ है, मतलब ये सारे फ्रांस के अंडर है। ये जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी यहाँ पर, बेसिकली जो फ्रांस की इंस्पेक्शंस को रोकने के लिए उन्होंने स्टेप्स उठाए। मतलब अब करने क्या वाले हैं, मान लो ये वाला जो कब्जा हुआ है इसको छुड़ा के किसी और देश को दे देंगे, हाँ भी इसको तू संभाल। अब इसको छुड़ा के इस वाले पार्ट को किसी और को दे देंगे और इस वाले पार्ट को छुड़ा के किसी और को दे देंगे। यहाँ पर इनका बेसिकली एम क्या था? फ्रांस की जो एक्सपेंशन हुई थी उसको रोकना, मतलब जो फ्रांस बढ़ गया था उसको कम करना, फ्रांस की पावर को कम करना, ताकि कोई और बंदा आके यहाँ पर राज ना करे। आई होप ये मैप का थोड़ा सा आपको समझ आ गया। अब आपको पॉइंट और भी अच्छी तरह समझ आएंगे। दूसरा उन्होंने क्या किया, बहुत सारी जो फ्रेंच टेरिटरीज हैं, बहुत सारे फ्रांस की जो जगह है वो बहुत सारे देशों में बांट दी। जैसे कौन कौन से देशों में बांट दी? पर्शिया, ऑस्ट्रिया और रशिया। मतलब यहाँ पर जैसे मैंने मैप में बताया ना, बहुत सारे पार्ट्स नेपोलियन ने फ्रांस में कब्जा किया हुआ था आसपास। उन्होंने क्या किया, नेपोलियन को हराने के बाद न्यू कंजर्वेटिव्स ने सभी पार्ट्स को अलग अलग देशों में बांट दिया, ताकि फ्रांस की पावर दोबारा से ना आ सके। लास्ट में एक ना डायनेस्टी थी, वो रिस्टोर होगी थी। वो कौन सी डायनेस्टी थी? बर्बन डायनेस्टी। जैसे नेपोलियन कब आया था? 1804 में। 1804 में नेपोलियन के आने के बाद ये बर्बन डायनेस्टी थी ना, वो खत्म हो गई थी, उनकी पावर कम हो गई थी। ये राजे महाराजों का ग्रुप था, बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे। तो जैसे ही उनको पता चला हाँ अभी कंजर्वेटिव न्यू ने हरा दिया है नेपोलियन को, सारी की सारी पावर उन्होंने बांट दी है नेपोलियन की। उस समय में जो बर्बन डायनेस्टी की पावर खत्म हुई थी, वो ट्रीटी ऑफ वियना के बाद जैसे ही उनको पता चला हाँ अभी नेपोलियन की पावर चलेगी, ये रिस्टोर होगी। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ऐसी कौन सी डायनेस्टी थी जिसकी पावर क्या थी, नेपोलियन के समय कम थी, मतलब खत्म हो गए थे, और दोबारा से रिस्टोर हुई थी, वो कौन सी थी? बर्बन डायनेस्टी। यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चन कवर हो गए। जैसे पहले पूछा जाएगा हाँ भी कंजर्वेटिव्स का मतलब क्या होता है, वो आपने बताना है। दूसरी, नेपोलियन को किसने हराया, क्यों हराया, कैसे हराया, वो बताना है आपने, कौन कौन से देश शामिल थे। और लास्ट में ट्रीटी ऑफ वियना के क्वेश्चन बनते होते हैं। वैसे मैंने नोट्स में सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आई होप ये 2.3 हेडिंग आपको बेसिकली अच्छी तरह समझ आ गई। के बाद डिस्कस करते हैं हम द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म यूरोप वाली सेकंड नंबर वाली जो हेडिंग है, उसका लास्ट सब पॉइंट जिसका नाम क्या है? द रेवोल्यूशनरीज। ये है 2.4, ये इस हेडिंग का लास्ट सब पॉइंट है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगली मेन हेडिंग। तो यहाँ पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? रेवोल्यूशनरीज के बारे में। रेवोल्यूशनरीज का मतलब क्या होता है? क्रांतिकारी। इसमें आपको एक क्रांतिकारी का नाम याद रखना पड़ेगा, बस एक ही आपकी टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग मेन है, और साथ में आपको कुछ और डाटा भी याद रखना पड़ेगा, जो आपको मैं यहाँ पर साथ साथ बताता रहूंगा। तो आइए इस हेडिंग का करते हैं ऑपरेशन। सबसे पहले बात करते हैं रेवोल्यूशनरीज। रेवोल्यूशनरीज का मतलब होता है, जैसे मैंने पीछे बताया है, क्रांतिकारी। क्रांतिकारी क्या मतलब क्या होता है? जो देश में रेवोल्यूशन लेके आते हैं, जो देश को चेंज करना चाहते हैं अच्छे वे में, उसको क्रांति
क्रांतिकारी बोला जाता है। जैसे इंडिया के बहुत सारे क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने देश को आजाद कराने में बहुत सारी हेल्प की है। तो इसका मीनिंग क्या निकल के आया, रेवोल्यूशनरीज ऐसे पीपल्स का ग्रुप होता है जो किसके खिलाफ होता है, मोनार्की के खिलाफ, मतलब राजे महाराजाओं के राज के बिल्कुल खिलाफ होता है। उसको क्या बोला जाता है, रेवोल्यूशनरीज बोला जाता है। आगे हम डिस्कस करते हैं जो रेवोल्यूशनरीज हुए हैं उनका एम क्या है, उनके पीछे क्या सोच है, क्यों वो रेवोल्यूशन लेके आए। तो इनका एम है, वो लोग ट्रांसफर करना चाहते थे मोनार्की टू डेमोक्रेसी, मतलब मोनार्की को खत्म करना चाहते थे और समाज में डेमोक्रेसी को स्थापित करना चाहते थे। ये उनका मेन एम था। और साथ साथ दूसरा एम भी है उसका, क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स। वो नेशन स्टेट्स की क्रिएशन में विश्वास रखते थे। नेशन स्टेट्स का मतलब क्या होता है, मान लो इटली है, फॉर एग्जांपल इटली का मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इटली का यूनिफिकेशन आगे आपको आएगा, बड़े ध्यान से समझना। इटली हमें पता है 7 पार्ट्स में डिवाइड था। नेशन स्टेट्स का मतलब क्या होता है, ये 7 के 7 पार्ट्स के ऊपर अलग अलग राजे महाराजे राज कर रहे थे। बेसिकली वो लोग ये चाहते थे, रेवोल्यूशनरीज लोग, कि ये सातों के सातों पार्ट ना एक ही पार्ट में कन्वर्ट हो जाए। उसको बोला जाता है नेशन स्टेट्स। इसको मैंने पीछे भी इलेबोरेट किया था। वो लोग चाहते थे हाँ भी एक ही अथॉरिटी उसके ऊपर राज करे। हो सकता है कई लोगों के लिए ये डेमोक्रेसी ना हो, ये डिक्टेटरशिप ही हो, पर रेवोल्यूशनरीज आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग आपने यही याद रखना है, एक तो नेशन स्टेट्स के ऊपर फोकस रखते थे और एक क्या थे, वो मोनार्की को खत्म करके डेमोक्रेसी को लेके आना चाहते थे। मैंने इटली बोला ना, इटली को भाई ध्यान से दिमाग में रखना, और एक बंदे का नाम भी बताऊंगा वो भी आपने याद रखना है। एग्जाम्पल में हम रेवोल्यूशनरीज में करेंगे एक ही बंदे की एग्जाम्पल, जो है जोसेफ मजीनी। ये एक रेवोल्यूशनरी है, ये क्रांतिकारी है। इसके बारे में एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते होते हैं। जोसेफ मजीनी और इटली को रट्टा लगा लो, आगे मैं आपको सारा बताऊंगा क्यों मैं ये बोल रहा हूँ। तो ये था इटालियन रेवोल्यूशनरीज, मतलब इटली से बिलोंग करता था, रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी था। और इसका जन्म कहाँ पर हुआ था, 1807 में जिनोवा में। एक जगह का नाम है भाई, 2 फैक्चुअल डिटेल याद आ गई आपको। हाँ भी इटली से बिलोंग करता था। और इसका जन्म कहाँ पर हुआ था, ये एमसीक्यूज में आपको पूछा जा सकता है। आगे ना ये वाले टाइम पीरियड में ना बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटी बननी शुरू हो गई थी। हमने पीछे पढ़ा ना, न्यू कंजर्वेटिव्स के पास अब पावर आ गई है। तो बेसिकली न्यू कंजर्वेटिव्स ना लोगों को ज्यादा तंग करने लग गए थे। उन्होंने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी लोगों के ऊपर। तो कुछ क्रांतिकारियों ने क्या किया था, सीक्रेटली सोसाइटी बनानी शुरू कर दी थी। मतलब मीटिंग्स करते थे और सीक्रेटली क्या करते थे, डिस्कशन करते थे कहाँ पर कैसे हमने रेवोल्यूशन लेके आनी है। तो उसको सीक्रेट सोसाइटीज बोलते हैं। यहाँ पर आपने 2 सीक्रेट सोसाइटी इंपॉर्टेंट आपकी टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग आपने याद रखनी है, जो किसने बनाई थी, जोसेफ मजीनी ने। पहली है यंग इटली, जो कहाँ पर है, मर्सलिस, एक जगह का नाम है, ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। इनका एम क्या था, इटली को यूनिफाई करना। इटली के बहुत सारे पार्ट्स, जो 7 पार्ट्स है, उसको एक ही पार्ट बनाना, एक तो ये एम था। दूसरी उनकी सीक्रेट सोसाइटी का नाम क्या है, यंग यूरोप। कहाँ पर है, बर्न एक जगह का नाम है। बेसिकली इनका एम क्या था, हाँ भी यूरोप को क्या करना, यूनिफिकेशन करना। मतलब यूरोप के बहुत सारे पार्ट्स में जो खिचड़ी फैली हुई थी उसको सही करना, उसका मतलब क्या करना, यूनिफिकेशन करना। तो ये 2 सीक्रेट सोसाइटी आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। आगे उसने बहुत सारी और भी सीक्रेट सोसाइटीज बहुत जगह पर बनाई। इसमें आपको एज इट इज देशों के नाम याद रखने पड़ेंगे, जिसमें पहला है जर्मनी, स्विट्जरलैंड, पोलैंड एंड फ्रांस के कुछ पार्ट्स में उन्होंने क्या किया, सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। और लास्ट में हम मैट्रिक ने एक वर्डिंग बोली थी, जो ड्यूक मैट्रिक हमने पीछे पढ़ा है, जिन्होंने क्या किया था, उन्होंने ट्रीटी ऑफ वीना करवाई थी, जो मैंने पीछे आपको पढ़ाया। उन्होंने वर्डिंग किसके बारे में कही थी, जोसेफ मजीनी बारे क्या बोला था, मोस्ट डेंजरस एनिमी है सोशल ऑर्डर का। इसने किसको बोली, मैटरनिक ने बोली। किसको बोली, जोसेफ मजीनी को बोली। उसने बोला ये समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है ये वाला बंदा। ये आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ क्यों बोला, क्योंकि इन दोनों के विचार अलग अलग थे। तो इसलिए मैट्रिक ने बोला जोसेफ मजीनी को कि ये समाज के लिए सबसे डेंजरस एनिमी है। यहाँ पर आपका एक एक नंबर वाले बहुत सारे क्वेश्चन आ गए और 5 नंबर का भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। बताता हूँ कौन सा। एक एक नंबर वाले कौन से पूछे जाएंगे, जैसे रेवोल्यूशनरीज क्या होते हैं ये पूछा जाएगा, रेवोल्यूशनरीज का एम क्या है ये भी पूछा जा सकता है, जोसेफ मजीनी के बारे में पूछा जा सकता है, कहाँ पर जन्म हुआ, कहाँ से बिलोंग करते थे, इटालियन रेवोल्यूशनरीज थे, ये कौन से रेवोल्यूशनरीज थे ये पूछा जा सकता है। आगे 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर बनता होता है, 2 सीक्रेट सोसाइटी क्रिएटेड बाय या फाउंडेड बाय, किसके द्वारा, जोसेफ मजीनी के बारे में। तो ये दोनों के बारे में बताना है, कहाँ कहाँ पर उन्होंने बनाई, ये जगह के नाम बताने हैं, और भी कौन सी कंट्रीज में इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई तो ये बताना है। और मैट्रिक ने जोसेफ मजीनी को क्या बोला, ये आपने वर्डिंग एज इट इज याद रखनी है। आपको वर्डिंग आएगी द मोस्ट डेंजर एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर किसने बोला, तो आपने ये बताना होगा एग्जाम में, वर्डिंग एज इट इज आती होती है। तो 5 मार्क का क्वेश्चन क्या आएगा, एक्सप्लेन अबाउट द रेवोल्यूशनरी ऑफ यूरोप। तो सारा डाटा आपने यहाँ पर लिख देना है। वैसे भी मैंने नोट्स में सारी की सारी चीजें दी है, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई होप ये सारी हेडिंग मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया, जिसके 4 सब पॉइंट हमने बढ़िया तरीके से डिस्कस कर लिए।